जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो एंड हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर आपका समाप्त हो चुका है, तो सेकंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और मतलब आपका जो है इवन सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और ऑड सेमेस्टर का अंत हो चुका है। आप चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो तो आप फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो है आप आ चुके हैं, आपके पेपर हो चुके हैं। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप जो है सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पे जो आपकी सब्जेक्ट है हिंदी की, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की जो आपकी सब्जेक्ट कौन सी है मेरे दोस्त, आपकी जो सब्जेक्ट है हिंदी, कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर में आपका जो यहाँ पे अति लघुत्तरी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो बिना समय गंवाए यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो को। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है मेरे दोस्त, आप अगर सेकंड सेमेस्टर में हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली देखने को इस चैनल पे मिलती रहें। ठीक है, तो पहला जो आपका देखिए कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, यानी कि कार्यालय ऐसी जो आपकी जो हिंदी है, ठीक है, ऐसी हिंदी जो कार्यालय में प्रयुक्त हो, मतलब जो कामकाज की भाषा में कामकाज में प्रयुक्त होती है। ठीक है, और सरकारी कामकाज में वही कहलाती है आपकी कार्यालयी। नाम से ही स्पष्ट है कि कार्यालय, यानी कि कार्यालय में जो आपका जो भी लैंग्वेज यूज की जाती है वही क्या कहलाती है आपकी, आप लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, क्या कहलाती है, कार्यालयी हिंदी। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ जो है विद्वानों ने इस परिभाषा को लिखा है, उसके अनुसार आप लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या है, कार्यालयी हिंदी की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर आपका पहला है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो है कुछ विद्वान के नाम आपको याद होने चाहिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगर आप 2 ही लिख देंगे तो आप जो है अच्छे से अच्छे जो है नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, अच्छे पास होना मेरी इस चैनल की जो है उद्देश्य नहीं है। आप लोग जितने बेहतर अंक प्राप्त कर सकें आप लोग तैयारी कर करके, ठीक है, उतना ही यहाँ पे अच्छा होगा आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो राष्ट्रभाषा है। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने क्या लिखा है कि ऐसी भाषा जो सरकारी कामकाज में एवं न्यायालयों के लिए जो है स्वीकृत हो वो राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या लिखा है कि वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है, जो कार्यालय में होती है। ठीक है, जो पत्र व्यवहार में जो हम जो भाषा का यूज करते हैं, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं कार्यालयी हिंदी। ठीक है, वह भाषा अत्यंत विशिष्ट एवं तथा औपचारिक होती है। ओके, शिष्ट होती है और औपचारिक होती है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि कार्यालयी हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र हैं। आप क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आपका आ गया कि कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र के बारे में बताना है तो इसके क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो कार्यालयी हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, निम्नलिखित क्षेत्र होते हैं। कौन से, टिप्पणी लेखन, टिप्पणी लेखन में इसका यूज होता है, प्रारूपण में होता है, टिप्पण में होता है। ठीक है, टिप्पणी वही टिप्पणी लेखन से टिप्पण हो गया, और प्रारूपण में होता है, संक्षेपण में होता है, पल्लवन में होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं, पल्लवन भी होता है, प्रतिवेदन लेखन में होता है, और कार्यव्रत लेखन में होता है, कार्यालयी अनुवाद कार्य में होता है इसका। ठीक है, यानी कि इन क्षेत्रों में ये भाषा यूज की जाती है, इतना मतलब है इसका कहने का। ठीक है, इन क्षेत्रों में भाषा यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि कार्यालयी हिंदी हम पढ़ते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, इसके बारे में आपको देखना है। तो वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य भी यही था कि भारत के सभी शासकीय कार्य, जितने भी भारत के शासकीय कार्य होते हैं, कार्यालयी हिंदी के माध्यम से इसलिए किए जाएं जिससे भारत की अधिकांश जनता शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कार्यालयी हिंदी के मतलब इस हिंदी शासकीय कार्य जो होते हैं वो अगर हिंदी के माध्यम से करेंगे तो जो जनता होती है, आम जनता, वो भी उस भाषा को पहचान पाएगी और जो उसके कार्य होते हैं वो अच्छे तरीके से वो जान पाएगी कि मुझे जो है क्या क्या करना है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि शासकीय कार्य कार्यालयी हिंदी के माध्यम से इसलिए की जाए जिससे कि भारत की अधिकांश जनता जो है शासन द्वारा लिए गए निर्णय, जो शासन निर्णय लेते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मैं हिंदी में, आप लोग जैसे ये जनता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊं तो ये मैं हूँ और ये जनता है। ठीक है, तो अब मुझे निर्णय लेना है, तो अगर मैं इंग्लिश में, जैसे कि ये जो जनता है ये क्या इसको कौन सी भाषा आती है, हिंदी भाषा आती है। ठीक है, हिंदी भाषा आती है, और मैं अगर इंग्लिश में निर्णय लूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ पटापट, ठीक है, तो क्या होगा कि इनको समझ में आएगा। आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में कि इनको समझ में आएगा कि क्या मैं निर्णय ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आएगा ना, तो वही चीज़ है
कि अगर अपनी भाषा में, कार्यालयी भाषा में अगर हम निर्णय लेते हैं तो जो जनता होगी उसको भी समझ में आएगा कि क्या जो है शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। ये चीज़ समझाने का मतलब था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो है इन नीतिगत निर्णयों का संबंध सीधे सीधे आम नागरिक से होता है। ऐसे में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी उन तक पूर्ण रूप से ना पहुंच सके, यानी कि अगर जो निर्णय लिया है सरकार ने, अगर उस जानकारी को वो अच्छे से नहीं जान पाए तो क्या होगा, आम नागरिक शासन की सुविधाओं का, जो शासन की जो सुविधाएं होती हैं, जो शासन जो है अपनी सुविधाएं देता है, उन सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा। अतः राजभाषा के रूप में कार्यालयी हिंदी की आवश्यकता महसूस की गई। राजभाषा के रूप में कार्यालयी हिंदी की जो है आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य क्या है, कि कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य यही है जिससे कि भारत की जो जनता है, अधिकांश जनता, इस भाषा का यूज किया जाए, जिससे कि जो है अधिकांश जनता शासन द्वारा लिए गए निर्णयों को अच्छी प्रकार से उसका लाभ उठा सके और जो शासन द्वारा दी गई सुविधाएं होती हैं उनका भी लाभ उठा सके। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपका जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी के संबंध को स्पष्ट कीजिए। जो कार्यालयी हिंदी होती है वो और जो सामान्य हिंदी होती है वो, इनके संबंध को आपको स्पष्ट करना है, इनके संबंध को आपको बताना है। ठीक है, तो सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली से जो लोग अनभिज्ञ हैं, जो सरकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली जो होती है, मतलब सरकारी कार्यालय में जो भी कार्य होता है उसको, उससे अगर लोग अनभिज्ञ का मतलब अनजान है, नहीं जानते हैं, उन्हें इस बात का भान नहीं रहता कि वे व्यावहारिक जीवन से हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, वह कार्यालयी हिंदी भाषा है या फिर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है कि जो भाषा का यूज कर रहे हैं वो कार्यालयी हिंदी भाषा है या नहीं है, इसलिए लोगों द्वारा बोली जाने वाली सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। कार्यालयी हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध जो है निम्न है। सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी में आत्मीय संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? आत्मीय संबंध, आत्मा का संबंध होता है। ठीक है, सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी की व्याकरणिक संरचना एक ही होती है, तो इसमें समानता है। कौन कौन सी समानता है? एक तो आत्मीय संबंध होता है, दूसरा तो है इसकी व्याकरणीय संरचना एक ही होती है। तो आप लिख सकते हैं लघु उत्तरीय में। ठीक है, इतना लिखेंगे आप बहुत होगा आप लोग के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर होता है 3 घंटे के बजाय अब केवल 2 घंटे का होता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 घंटे के बजाय 2 ही घंटे का पेपर होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये चीज़ होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है? देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे, पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक यानी कि जिनकी परिभाषाओं में जो बंधे हों। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं अभी जो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रारूपण, टिप्पण, कुछ लिखा हुआ है तो इनका कुछ संबंध होगा, जैसे प्रारूप, टिप्पण। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है टिप्पण, तो टिप्पण का मतलब क्या? टिप्पणी करना। ठीक है, यानी कि टिप्पण एक वर्ड हो गया और इसका मतलब क्या है, जैसे कि वर्ड मीनिंग समझ लीजिए। ठीक है, अभी आप जो है आप पढ़ेंगे आगे तो सब समझ में आएगा क्या होता है। कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, यानी कि इतनी सीमाओं में वो बंध गया हो। जैसे कि अंग्रेजी शब्द का अर्थ है, अंग्रेजी का शब्द है डकैती, डकैती, हिंदी में इसके लिए डकैती शब्द है। ठीक है, तो एक जो है डकैती को बांध दिया गया है किसमें? डकैती शब्द में। मतलब कहने का मतलब है डकैती का अर्थ क्या होगा? डकैती। ठीक है, तो एक परिभाषा निकल रही है, उसकी परिभाषा कर दी गई है कि 4 या किसकी परिभाषा? परिभाषिक शब्द की परिभाषा जो है 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब इसकी डकैती की जो परिभाषा क्या है, यानी कि अगर 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको डकैती कहेंगे। ठीक है, डकैती आप लोग जानते होंगे, डकैती का मतलब डकैती होता है। और डकैती का जो है यहाँ पे डकैती कब होगी? जब 4 या 4 से प्लस 4 से ज़्यादा लोग जब डाका डालेंगे तो उसको क्या कहेंगे? हम डकैती कहेंगे। तो अब हम देखिए एक वर्ड हो गया, जैसे हमको डकैती अगर लिख दिया गया तो आप लोग जान जाएंगे क्या कि 4 या 4 से ज़्यादा लोग डाका डाले हैं तो वही डकैती हुआ। अब हम डकैती के लिए बार बार ये थोड़ी ना कहेंगे कि 4 या 4 से ज़्यादा लोग ने डाका डाला, 4 या 4 से ज़्यादा लोगों ने डाका डाला, ऐसा तो कहेंगे नहीं। तो इस जो वर्ड है इतनी बड़ी जो परिभाषा है, 4 या 4 से ज़्यादा लोग डाका डालेंगे उसे डकैती कहेंगे। तो इसको एक वर्ड में हमने बांध दिया, कौन सा? डकैती। ठीक है, अगर 4 या 4 से ज़्यादा लोगों ने डाका डाला तो उसको हम क्या कहेंगे? डकैती कहेंगे। ठीक है, इतना बस, मतलब एक जो है परिभाषा को एक सीमित वर्ड में हमने बांध दिया। ठीक है, जिन शब्दों
की सीमा बांध दी जाती है वो परिभाषिक शब्द हो जाते हैं। अगर आप लोग परिभाषा लिखना हो तो जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे परिभाषिक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित कीजिए। पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित करना है आपको। तो परिभाषिक शब्दावली से संदर्भित प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं निम्नवत हैं। नंबर 1 श्री गोपाल शर्मा, नंबर 2 डॉक्टर रघुवीर। ठीक है, पारिभाषिक शब्द श्री गोपाल शर्मा के अनुसार पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो कि किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो। पारिभाषिक शब्द वह शब्द होता है जो कि किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि एक कोई विशेष सब्जेक्ट होगी, किसी विशेष ज्ञान के संदर्भ में क्या होगा, निश्चित अर्थ प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो। जैसे मैं अभी बताया मैंने, जिसका अर्थ क्या हो, परिभाषा द्वारा बांध दिया गया हो। एक मतलब एक जैसे कि कोई लंबी डिफिनेशन हो गई, उसको हम एक शब्द, जैसे कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है, वो हिंदी में पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, जैसे जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है, मतलब एक परिभाषा लिखी हुई है कि जैसे एक परिभाषा लिखी है भगवान को या ईश्वर को ना मानने वाला। ठीक है, अब भगवान को ना मानने वाला क्या कहलाता है, यहाँ पे आस्तिक और नास्तिक दो शब्द होते हैं। ठीक है, तो जो भगवान को नहीं मानता उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, नास्तिक। ठीक है, नास्तिक। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा हम बार बार नहीं लिखेंगे, भगवान को ना मानने वाला ये लिखा हुआ है तो इसको एक वर्ड में हमने, मतलब एक वर्ड कहेंगे कि नास्तिक, तो आप लोग समझ जाएंगे क्या कि भगवान को नहीं मानता है। ठीक है, तो मतलब बड़ी बड़ी चीज़ को हमने एक परिभाषा में बांध दिया। ठीक है, नास्तिक वर्ड में। तो इस प्रकार से जिसकी सीमाएं बांध दी जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। किसके अनुसार, श्री गोपाल शर्मा जी के अनुसार। ठीक है, अगला है डॉक्टर रघुवीर। परिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो। जैसे अंग्रेजी शब्द अभी जो आपने ऊपर परिभाषा पढ़ी वही लिखा हुआ पूरा का पूरा डॉक्टर रघुवीर के अनुसार ये परिभाषा थी जो अभी आपने ये देखा। ये जो आपकी परिभाषा है, परिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है, ये वाली परिभाषा, ये वाली, ये किसके अनुसार है, डॉक्टर रघुवीर के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ परिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। जैसे अंग्रेजी का शब्द है डैकोइटी, हिंदी में उसके लिए डकैती शब्द है। इसकी परिभाषा कर दी गई है 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालेंगे तो डकैती कहेंगे। जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं वे परिभाषिक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका पदनाम से क्या आशय है। ठीक है, पदनाम से क्या आशय है, तो पदनाम का मतलब पद प्लस नाम। हिंदी में पद का अर्थ है स्थान या ओहदा आदि। ठीक है, एक पद होता है, एक स्थान होता है जिसका। ठीक है, इस प्रकार पदनाम शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है किसी स्थान अथवा ओहदा का नाम। पद का मतलब स्थान या ओहदा और नाम का मतलब नाम। तो किसी पदनाम का मतलब क्या होगा, किसी स्थान का नाम या ओहदा का नाम। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में पदनाम का पर्याय डेजिग्नेशन दिया है। ठीक है, डेजिग्नेशन इंग्लिश में भी आ सकता है, तो पदनाम इसका मतलब होता है। ठीक है, डेजिग्नेशन। जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना नाम होता है और उसी से उसकी पहचान होती है। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना नाम होता है, जिससे आपका नाम क्या हुआ, मान लीजिए आपका कुछ नाम है, राम या प्रकाश या गोपाल या कुछ भी नाम है आपका, अमित। ठीक है, मान लीजिए अमित नाम है आपका, तो अमित जब आप बुलाएंगे तैसे आप क्या होगा, जैसे ही अमित नाम जो है पुकारा जाएगा तुरंत आप पहचाने जाएंगे कि हाँ ये अमित है। ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो पहचानी जाएगी कि ये अमित है। ठीक है, इसी प्रकार से हर व्यक्ति का अपना नाम होता है और उसी से आपकी पहचान होती है। उसी प्रकार उद्योग, व्यवसाय अथवा सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति का अपना पद होता है। यानी कि अलग अलग पद पर लोग होते हैं। व्यवसाय, जैसे कि व्यवसाय कर रहा है कोई, उद्योग धंधा कर रहा है, ठीक है, अथवा कोई सेवा कर रहा है, तो उसका अलग अलग सबका पद होता है। ठीक है, उसी पदनाम को पदनाम कहते हैं। पद का निर्धारण कार्य के स्तर, भेद या तात्पर्य के आधार पर किया जाता है। जैसे अध्यापन करने वाले को हम क्या कहेंगे, देखिए अध्यापन कर रहा है कोई, यानी कि उसका भी एक पद है। ठीक है, कोई काम कर रहा है, सेवा कर रहा है वो। ठीक है, तो सेवा कर रहा है मतलब अध्यापन कर रहा है, तो अध्यापन करने वाले को अध्यापक कहेंगे, यानी कि पद का नाम क्या हो गया, अध्यापक। और ये क्या हो गया, पद, ओहदा, अध्यापन करने वाला। ठीक है, अध्यापक कहलाता है। इसी प्रकार से
परीक्षण करने वाला परीक्षक, निर्देश देने वाला निर्देशक। इस प्रकार कार्य के विशिष्ट स्तर के अनुसार कार्यरत व्यक्ति का संबोधन भी विशिष्ट प्रकार का होता है। इसी को पदनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को पदनाम कहते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आवेदन पत्र किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति से कोई आग्रह, आवेदन का मतलब है कि आवेदन करना, मांगना, ठीक है, या फिर आग्रह, अनुरोध करना। तो आवेदन पत्र से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि जब हम किसी व्यक्ति से कोई आग्रह या अनुरोध या निवेदन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, जब किसी व्यक्ति से हम क्या करते हैं, आग्रह करें, अनुरोध करें या निवेदन करें किसी भी चीज़ के लिए, उस समय जो निवेदन जिस पत्र में लिखते हैं, ठीक है, जो निवेदन है, आवेदन जो है, उस समय जो आवेदन जिस पत्र में लिखकर करते हैं उसी को हम आवेदन पत्र कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक पत्र हो गया, ठीक है, इस पत्र में हमको कोई चीज़ अनुरोध करना है, आग्रह करना है या फिर निवेदन करना है, तो हमने इसी पत्र में लिख करके किया, तो इसीलिए हमको क्या कहा जाएगा, ये आवेदन पत्र कहा जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चंस होंगे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहे, उसकी आपकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।